Morning students. Now we will discuss a question of cash flow statement. Very simple question. It is the first question of the three activities. First one operating activity, second one investing activity, third one financing activity. Three activity is to be defined in this first question. Until this question you have to be done for your examination. क्वेश्चन इज गुजरात इन स्पिनिंग मिल्स. आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं क्वेश्चन. एक क्वेश्चन गिवन है गुजरात स्पिनिंग मिल्स के नाम से. आपको एक बैलेंस शीट गिवन है. इसमें बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है. असेट्स गिवन है, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, then inventory. So these are some items, and after that there are some more items, trade receivable and then cash and cash equivalent. यदि आपको क्वेश्चन नज़र ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप बुक में देख सकते हैं. मैं एक बार आपको इसको करने का तरीका जो सिखा देता हूँ. हो सकता है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार आप मेरी समझ से भी एक काम को देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे कल एग्जाम्स के लिए. इस क्वेश्चन में नीचे नोट्स लिखे हुए हैं. नोट्स का मीनिंग होता है जो ऊपर आपने बैलेंस शीट में 1, 2, 3 पॉइंट देखे हैं लिखे हुए, उनको एक्सप्लेन किया होता है नीचे. फर्स्ट में रिजर्व एंड सरप्लस है जिसके अंदर आपको बैलेंसेस गिवन है आपके जनरल रिजर्व के और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे 2 नंबर लिखा है. 2 मीन्स नोट नंबर 2 जिसमें आपको डिबेंचर और लोन दिया है, मॉर्गेज लोन. थर्ड आपका ट्रेड रिसीवेबल जिसको उसने एक्सप्लेन किया है, डेटर इतना है और ट्रेड रिसीवेबल इतना है. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किस तरह से, देखिए ध्यान से. बेसिकली 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन करना है. मैं भी कह रहा था आप मेरी समझ से एक काम लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए कि मैं आपको किस तरह से इसको बता रहा हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आप 1 बाय 1 आइटम को लेके चलेंगे. 1 बाय 1, राइट. 1 बाय 1 का मीनिंग है कि आप सबसे पहले शेयर कैपिटल को डील करेंगे. शेयर कैपिटल फर्स्ट आपको दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस को, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, फिर ट्रेड पेबल को. ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इससे कोई भी आइटम मिस होने का चांस कम हो जाएगा. तो मैंने आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग की एक वीडियो भेजी थी पहले, जिसमें आपको ये बताया था कि किस में क्या आइटम आएगी. इस क्वेश्चन में आपको उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल जो है ये शेयर्स हैं, या तो ये इशू हुए होंगे, ये तो कंपनी ने इसको इशू किया होगा, या फिर इसका रिडम्पशन किया होगा. ठीक है ना. तो देखो ध्यान से, ये शेयर कैपिटल जो है पहले 4 लाख थी, 5 लाख हो गई. यदि शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो जाए, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल. मीन्स कंपनी ने इस साल नए शेयर इशू किए होंगे. ठीक है, कंपनी ने इस साल नए शेयर इशू किए होंगे, इसे हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर. तो 1 लाख के नए शेयर इशू किए गए हैं. तो इसको कहाँ लिखेंगे? सी लिस्ट में लिखेंगे. आप सोल्यूशन देखिए नीचे, सोल्यूशन आप बुक में देखो, कोई बात नहीं, अपनी ध्यान से देखिए, वहाँ सी लिस्ट में लिखा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर. देखिए ध्यान से आप. यस, फाइनेंसिंग में 1 लाख रुपये. उसके बाद सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है. इसके अंदर प्रॉफिट और रिजर्व्स होते हैं. तो इसका नीचे ना नोट नंबर दिया है, देखो ध्यान से. क्या नोट नंबर दिया था नीचे देखो? एक जनरल रिजर्व दिया था और एक P&L दिया था. तो पहले हम इसके क्या निकाल लेंगे कि एग्जैक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना है. देखो कैसे निकलेगा. प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है आपके सामने, P&L जो दिया हुआ है वो 1,10,000 से 1,90,000 हो गया. ध्यान से देखिए, 110 से 190 हो गया. कितना इंक्रीज हो गया? 80,000. तो 80,000 प्रॉफिट लिखेंगे आप. नीचे देखो, उसने किसी लिस्ट में तो नहीं दिखाया इसको, वर्किंग नोट नीचे बना रखा है. देखो आपके क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट बना हुआ है, वहाँ उसने इन दोनों को आपस में लेस किया है. 110 और 190 को कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा. तो यूँ कहिए प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000 हो गया. देखो ये बाद में ए लिस्ट में आएगा, लेकिन चलो इसमें नीचे कर रखा है नोट नंबर में दिखा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप नोट में अलग से दिखा के वर्किंग नोट बना के ऊपर ले आना बाद में. तो कितना आया? 110 से 190, 80,000 प्रॉफिट हो गया. ठीक है, हमने लिख दिया इसको 80,000. इसके बाद जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कितना है आपका? चेक कीजिएगा,
जनरल रिजर्व आपका 1 लाख से कितना हो गया है, 1,15,000 हो गया, ठीक है, 1 लाख से 1,15,000 हो गया। अल्टीमेटली 1 लाख से 115 हो गया तो 15,000 इंक्रीज हो गया, ये माना जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये भी उसने क्या किया है, नीचे नेट प्रॉफिट में ऐड किया है। नेट प्रॉफिट में देखो ध्यान से, नीचे आप ऐड किया है। नेट प्रॉफिट कितना था आपका 80,000, उसमें इसने क्या किया आपका ये 15 ऐड कर दिया, ठीक है, 80 और ये आपका 15 कितने हो गए 95। ये 95 देखो ऊपर ले आया, ये ए लिस्ट में देखो, ए लिस्ट में सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 95,000। तो एक यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, आप चाहें तो ये वर्किंग ऊपर भी कर सकते थे। जो नीचे नोट नंबर दिखाया है ये नोट नंबर ना दिखाओ कोई बात नहीं, आप ऊपर ही कर लेते 80,000 प्लस 15,000 जो भी आपका था, ठीक है ना, 80,000 प्लस 15,000 95 ऊपर भी तो हो जाता है ये। तो आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। मैं तो इसलिए क्वेश्चन आपको एक बार दिखा रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपना सजेशन दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे डील करें, ठीक है। तो 80,000 प्रॉफिट हो गया, राइट, और 15,000 क्या हो गया उसमें जनरल रिजर्व हो गया। आप चाहें तो इसको 95,000 को ऊपर भी दिखा सकते हैं करके, या फिर नीचे से ये ऊपर लेके आया है तो ये भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, ये तो हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। वापस चलें, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है 3 लाख से 310 हो गया, बट लिखा है इसमें नंबर 2, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 लाख से 310 कैसे हो गया, देखो 3 लाख से 310 कैसे हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ देखो 12% डिवेंचर, ये 2 लाख से 1,50,000 हो गए हैं। डिवेंचर्स का कम होना इसका मीनिंग होता है रिडम्पशन, मीन्स हमने कंपनी के ये डिवेंचर क्या कर दिए हैं, रिडीम कर दिए हैं। 2 लाख से कितने हो गए हैं 1,50,000 हो गए। 2 लाख से कितने हो गए 1,50,000 हो गए, 50,000 कम हो गए तो रिडम्पशन कहेंगे इसको। यदि कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई भी हो बेटा जी, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, चाहे लोन हो, डिवेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो जाए उसे बोलो रिडम्पशन, कि हमने पेमेंट कर दी। रिडम्पशन को पेमेंट कहते हैं ना, रीपेमेंट कहते हैं। तो ठीक है, कितना हो गया ये 2 लाख से 150 हो गया ना, 50,000 रिडम्पशन मानो। तो नीचे जाओ आप देखो रिडम्पशन कहाँ आएगा, सी लिस्ट में आएगा ना, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ध्यान से देखिए, सी में फाइनेंसिंग में आएगा। रिडम्पशन हो गया 2 लाख से कितना हो गया 1,50,000, 50,000 रिडम्पशन हो गया, मीन्स पैसा जा रहा है आपका, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है मॉर्गेज लोन, इसको भी सेम प्रोसेस में डालो बेटा। मॉर्गेज लोन क्या है, मॉर्गेज लोन 1 लाख से 160 हो गया है। मॉर्गेज लोन 1 लाख से कितना हो गया 1,60,000 हो गया। क्या करेंगे 1 लाख से 160 हो गया तो क्या करेंगे 60,000 इंक्रीज हो गया। ऐसा लग रहा है कि लोन हमने लिया है, हमें लग रहा है इस साल हमने 60,000 का लोन 60,000 का लोन और लिया। तो लोन हमने रेज किया, लिया पैसा, सी में दिखाओ, दिखाना सी में ही है, सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग सी में ही आएंगी। मैंने आपको पहले ही भी वीडियो में बताया है, सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग सी में आती हैं, बट ये देखना पड़ता है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस। या तो रिडम्पशन होगा या फिर क्या होएगा, पैसा आ रहा होगा, इशू हो रहा होगा, या लोन लिया होगा आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सी में ही आएगी, सी लिस्ट में ही आएंगी। चलिए हाँ, ये देखना कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, कि आ रही है जा रही है, वो कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो देख लिया करो। चलिए इसके बाद आगे चलें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट वापस चलें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो लेना सीरीज में, आगे पीछे मत करना। तो पहले शेयर होल्डर फंड हो गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। अब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कहाँ ले जाएंगे, ट्रेड पेबल है, आपको बताया गया है करंट लायबिलिटी है, ए लिस्ट में आती है, इंक्रीज या डिक्रीज पर्पस होता है इसका। 80 से 95 हो गई है, ये इंक्रीज हो गई 15,000। नीचे देखो, नीचे 15,000 ए लिस्ट में करंट लायबिलिटी इंक्रीज को प्लस कर रखा है। इसके बाद आइए आप असेट्स पे, असेट्स पे आते हैं। असेट्स में कैसे चलेंगे, असेट्स आती हैं आपको सही बताऊं तो बी लिस्ट में, ध्यान से देखना, बी लिस्ट में जितनी भी असेट्स हैं बी लिस्ट में आती हैं। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग सी में आती है ना, वैसे ही सारी असेट्स जितनी भी होती हैं बी लिस्ट में आएंगी बेटा। बी लिस्ट में परचेज या सेल होती है ना, परचेज या सेल, कि परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो इसमें ना परचेज और सेल निकाली जाती है। देखो ध्यान से कैसे निकाली है इसमें। फिक्स्ड असेट्स है 5 लाख से 7 लाख, 5 लाख टू 7 लाख हो गई, 2 लाख इंक्रीज हो गई।
आपने ये नहीं कहना है कि फिक्स एड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, प्रॉफिट हो गया है, कभी ऐसा नहीं होता बेटा। बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से दिखाया जाता है, आपने +1 पढ़ी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज होता है और इसको वहाँ हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस को कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो इसलिए 5 लाख से 7 लाख हो गई है तो आपको सिंपल सा रूल रखना है कि ये परचेज हुई है, प्रॉफिट नहीं मानना। प्रॉफिट होता तो पहले क्या रखा होता आपको कि प्रॉफिट हुआ, नहीं तो आपने परचेज मानना है जिसको। 5 लाख से 7 लाख हो गई तो कोई भी फिक्स असेट इंक्रीज हो जाए आपने मानना है परचेज। तो दिखाइए, देखो नीचे बी लिस्ट में, देखो अपने आंसर में बी लिस्ट में दिखाया है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। फिक्स्ड परचेज किया आपने 2 लाख की, उससे मनी जाएगी, पैसा जाएगा, बट आपने फिक्स्ड परचेज की है, माइनस लिखा हुआ है देखो 2 लाख रुपये की पैसा गया। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट वही है आपकी, बी लिस्ट में ही आएगी। इन्वेस्टमेंट या तो परचेज की होगी या सेल की होगी, आपने चेक करो 70,000 से 56,000 हो गई है, 14,000 की आपने सेल की है बेटा। देखो बी लिस्ट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14,000। चलिए इसके बाद है करंट असेट्स, करंट असेट्स में इन्वेंट्री आपको पता है कि ए लिस्ट में आएगी, इंक्रीज या डिक्रीज देखना पड़ेगा आपको। 2,10,000 से 280 हो गई है, इंक्रीज हो गई है 70,000, ये माइनस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 पॉइंट है, डेटर और BR, इसको भी देखिए इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। 125 से 94 हो गए हैं, ये आपके डिक्रीज हो गए हैं। 31,000 प्लस हो जाएगा डेटर। और इसके बाद जो है 15,000 से 20,000 हो गए हैं BR, ये आपके क्या हो गए हैं 5,000 इंक्रीज हो गए हैं, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 5,000, राइट। तो इंक्रीज और डिक्रीज ही आपको चेक करना था, ये भी हो गया। तो इस तरह से चेक करो, बैलेंस शीट पूरी कर दी आपने। कैश को मैंने आपको छोड़ा था कि आप छोड़ देंगे इसको, क्योंकि बाद में इसको यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखो अपनी बुक में, आपने सारे पॉइंट्स उतार लिए हैं। एक एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए, एक एडजस्टमेंट नीचे आपने देखी होगी, लिखी है टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर 37,800। असल में बेटा ये ना फाइनेंस कॉस्ट होती है, 37,800 इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट होती है। और सारी फाइनेंस कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म होती है इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाता है बेटा, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हुए अब चूंकि एडजस्टमेंट है 2 बार आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो है नहीं ये, जैसे हम +1 में करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एडजस्टमेंट है, 2 बार ट्रीट करो। 2 बार कैसे, एक बार तो दिखाओ ऊपर आप ए लिस्ट में, ध्यान से देखो अपनी बुक में, ए लिस्ट में प्लस किया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान के, इसको 37,800 ए लिस्ट में प्लस किया हुआ है। उसके बाद सेकेंडली, चूंकि ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है, लोन पे इंटरेस्ट होता है, तो जहां डिबेंचर और लोन भेजे हैं आपने, यानी कि सी लिस्ट में, वहां इसको डालिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन। देखो सी लिस्ट में जहां डिबेंचर लिखे होंगे, आपने लोन लिखे होंगे, वहीं आएगा ना उसका इंटरेस्ट भी। सी लिस्ट में फाइनेंसिंग है ना, ये फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंसिंग में सी में दिखाइए। ए में प्लस करना है, सी में माइनस करना है, क्योंकि तभी आंसर आएगा। डेबिट क्रेडिट सिस्टम है जी, एक बार प्लस एक बार माइनस। सी में क्यों माइनस किया, क्योंकि हम दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट हमने पेड किया, कैश गया, इसलिए माइनस किया है। ए लिस्ट में क्यों प्लस किया है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए प्लस किया है। चलिए अब आपके आंसर्स आ जाएंगे, ए का एक आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग का, बी का आंसर भी आ जाएगा, सी का आंसर भी आ जाएगा। अब आप ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, उसने ऐड किया है ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद जो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए, उसमें प्लस करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस कहाँ है, देखो नहीं क्वेश्चन में ऊपर देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 70,000। ये 70,000 ऐड कर दो इसमें, जो आपने ए प्लस बी प्लस सी निकाला है ना ऊपर, उसमें 70 ऐड कर दो। जब उस ए प्लस बी प्लस सी में आप 70 ऐड करेंगे तो 60 आंसर आएगा, जो देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ लेना। ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है, बेसिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाया आपको दिखाने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कॉल कर लीजिएगा। ओके बेटा जी, ये है क्वेश्चन आपका जो आपको तैयार करना है। ओके बेटा, थैंक यू।